स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। इसको समझने के लिए हम एक सिंपलेस्ट एटम लेते हैं और जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन एटम है। एज वी नो दैट हाइड्रोजन एटम क्या है, एक सिंगल प्रोटॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, इसको हम क्या करते हैं, हमारे ई यानी प्लस। ई प्लस का मतलब है 4 प्रोटॉन और यहाँ Z का मतलब क्या है, 4 एटॉमिक नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो E माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज, और ये रिवॉल्व करता है यानी एक खास वेलोसिटी के साथ, और जिसका नाम क्या है, v वेलोसिटी है ये। और इसका क्योंकि एक पार्टिकल है, इसका जो मास है हम इसको क्या करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जैसे कि मैंने लिखा, लेट अस कंसीडर एन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन E माइनस मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस चार्ज E प्लस एंड एटॉमिक नंबर क्या है, Z है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेट m बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जो r स्क्वायर है ये बेसिकली ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है इसके एटम के जो न्यूक्लियस से लेकर इसका जो फर्स्ट शेल तक जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, ये आर स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रेडियस है। तो इसी तरह से ये रेडियस है और इसके बाद वेलोसिटी v के साथ ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी अराउंड द न्यूक्लियस में ये रिवॉल्व करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कूलम लॉ, कूलम कहता है कि हमेशा सेम चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है और अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसी तरह से कूलम के मुताबिक हम जो काम कर रहे हैं, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में काम करते हैं। इसी तरह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होगा, बल्कि इनके दरमियान क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो कूलम के मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मल्टीप्लाई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, रेडियस ऑफ क्या है हमारे पास जो है ना एटम के रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब आर स्क्वायर का मतलब ये कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आर स्क्वायर के हिसाब से रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा। अब जितना आर स्क्वायर के हिसाब से रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। इनके दरमियान रिलेशन आर स्क्वायर का है। तो इसी तरह से इस को अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या करेंगे, F इज इक्वल टू K, और Z असल में एटॉमिक नंबर है, यहाँ E प्लस क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, और E माइनस क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और R स्क्वायर क्या है, रेडियस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो K है ये बेसिकली कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने लिखा कि K कांस्टेंट है। अब K कांस्टेंट है तो ये K जो होगा इसका एक मखसूस जो है ना कांस्टेंट्स होंगे, और इनके कांस्टेंट्स क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इनके कांस्टेंट्स है। जब कांस्टेंट है तो इनका एक वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, 8.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 C स्क्वायर पर जॉल एंड क्या है हमारे पास पर मीटर है। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो K है ये कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट इसलिए क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या है, फ्री स्पेस, और परमिटिविटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि जब हम किसी एटम पे काम करते हैं तो उसी दौरान उसके अंदर जो वैक्यूम होगा वो 100% जीरो नहीं हो सकता है, इसके अंदर स्टिल देयर विल बी सम रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए इसका पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रेडियस को मालूम करने से पहले यानी रेजिस्टेंस जो है वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट का होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। अब इसी तरह से मैंने बोला कि ये कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है K का वैल्यू है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह से R स्क्वायर होगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन आउट बाहर की तरफ लगती है। तो उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को अपने मैदार यानी ऑर्बिट से बाहर ले जाना चाह रहे हैं। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, FC कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
और इसी तरह से ये मैथमेटिकली बराबर है mv स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है r के। तो अब हमें ये बात पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम है, लेकिन इसका एक का डायरेक्शन इनवर्ड है और दूसरे का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो ये दोनों जब सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट, हम दोनों को कंपेयर कराएंगे। जब हम इन दोनों को कंपेयर करवा लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है, और ये जो आर स्क्वायर है ये आर के साथ कैंसिल होता है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, कुछ इस तरह बन जाएगा। तो इसी तरह से एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर हो गया। अब हमें चाहिए आर, आर को हम लेफ्ट साइड पे लाते हैं, तो आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर के बराबर। अब हम चाहते हैं कि इस v स्क्वायर को हम यहाँ से रिमूव करें, ताकि वेलोसिटी रिमूव होगा तो हम आसानी से रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, बोहर्स का जो फोर्थ पोस्टुलेट है। जैसे कि बोहर के फोर्थ पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोहर के एटॉमिक थ्योरी में डिटेल में डिस्कस किया, वहां से अंडरस्टैंड करें। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल। यहाँ पर m क्या है, इंटीजर है, और ये h और 2 पाई क्या है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसी तरह से हमें यहाँ पर क्या चाहिए, v चाहिए, तो हम इन दोनों को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। अब इस वैल्यू को हम डायरेक्ट वहां पुट नहीं कर सकते इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वेलोसिटी स्क्वायर में है। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को स्क्वायर बना लेते हैं, टेक स्क्वायर बोथ साइड। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगा, ये 4 तो खैर 2 4 बन गया, तो इसको हम मिटाते हैं। और इसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 एंड पाई स्क्वायर और एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। अब ये बनने के बाद ये एक्सटीरियर कहते हैं इसको, अब एक्सटीरियर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटीरियर के साथ होगा, तो इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो स्क्वायर पाई है, ये इस पाई के साथ 4 के साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर पाई और पाई के साथ कैंसिल होने के बाद खाली पाई रह जाएगा, और एम स्क्वायर का जो है ये एम के साथ कैंसिल होगा, आर स्क्वायर का यहाँ पर आर के साथ कैंसिल होगा। तो ये इक्वेशन चेंज होकर कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 1 डिवाइड बाई 1, यहाँ अगर आर कैंसिल है तो 1 डिवाइड बाई 1 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गया, यानी जेड ई स्क्वायर पाई एम आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास एन स्क्वायर एस स्क्वायर होगा। हमें आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ई स्क्वायर एम आर, क्योंकि हमें पता है एम पाई, हमें पता है हम जिस एटम पे काम करते हैं उसका नाम है हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है Z है, तो Z1 होगा, ये Z असल में एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास यहाँ से Z क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर से हम यानी कांस्टेंट को अलग करते हैं, वेरिएबल्स को अलग। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, हमारे पास n है, तो n को साइड कर लेते हैं यहाँ पर और कांस्टेंट को अलग करते हैं। अब ये जब कांस्टेंट है तो इनका एक वैल्यू है, और इन कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, स्मॉल a के साथ a नोट लगाते हैं, दिस इज द कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या है आप देख लें, इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है कि 0.429 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। और हम ये भी जानते हैं कि सिंस कि जो कि 10⁻⁻10 मीटर हमेशा बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप देख लें, यहाँ से ना ये जो 10⁻10 मीटर है इसके जगह में हम क्या करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम रखेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से हमारा ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास ये वैल्यू के साथ, अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करते हैं इसकी जगह में 10⁻⁻10 की जगह मीटर की जगह में 1 एंगस्ट्रॉम लगाते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट कांस्टेंट है, और ए नॉट अपनी ए नॉट कांस्टेंट है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है हमारे पास, ए नॉट है, लेकिन यहाँ एंगस्ट्रॉम लगाया हमने क्योंकि यहाँ पर 10⁻10 मीटर को हटाया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास कि r इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा कि एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.29 एंगस्ट्रॉम होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ अगर फर्स्ट
शेल के लिए करना है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे मल्टीप्लाई होगा। तो अब फाइनली हम ये बता सकते हैं कि एटम के अंदर जो स्पेशली हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट जो शेल है इसका रेडियस कितना है 0.429 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इसी तरह से आप इस फॉर्मूले के जरिए से सेकंड ऑर्बिट के लिए आप रेडियस निकाल सकते हो, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए भी आप निकाल सकते, एंड इन्फिनिटी के लिए भी आप निकाल सकते हो।